दोस्तों, आज मैं आपको शमशान की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दूर तक शांत नीले समुंदर के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़, ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहता। सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराया पे ले लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजेश के पास गांव में पुरखों की जमीन और यहाँ खुद की एक कंपनी में मैनेजर। जिंदगी की हर खुशी को कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समंदर के सामने था। सामने नीला समुंदर और बाजू में फैले रेत के किनारे। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो वहाँ पे किसी न किसी की नज़र जल्द ही लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनकी सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साये ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। राजेश, मुझे तंग मत करो ना प्लीज, आज तो सोने दो, आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा। कल्पना अपना मुंह तकिए से छिपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे को हटा दिया। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी थी और साथ ही दोस्तों जोर की हवा भी थी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और उसको सिर्फ देखता रहा। क्या देख रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके यह पूछा। क्या अब हम आपको देखे भी नहीं? हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए कोई सपने से कम तो नहीं है। राजेश बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारने लगा। आज जनाब का क्या इरादा है? कहाँ घूमने लेके जाओगे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। सुबह का खाना भी बाहर से ही मंगवा लो और रात को कहीं बाहर ही खा के आते हैं। कल्पना ने अपनी मन की सुनाई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोपहर का खाना खाकर दिन भर टीवी देख रहे थे दोनों। राजेश को नींद आई तो वो थोड़ा सो गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए और जब खाना खाकर वापस आए तो रात के बज गए थे 11। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और दोनों सो गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक से आती है खट टक की आवाज। अचानक ही उनकी बेडरूम की जो खिड़की थी वो खुल गई और बहुत जोर से हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंखें खुल गई। देखा कि राजेश जो मजे से सोया पड़ा है। उसने उठते ही खिड़की बंद की, लेकिन जैसे कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने के लिए चली गई। तभी उसको अचानक से लगा कि कोई न कोई तो खिड़की के पास है। उसने आवाज लगाई, कौन है? मुझे बता, वहां कौन है? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। खिड़की का पर्दा अचानक से हवा की वजह से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, भूत राजेश, भूत! कल्पना की चीख ने राजेश की नींद तोड़ दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना राजेश से लिपट कर रोने लगी। राजेश, तुम्हारे बलग में भूत था। मैं न खिड़की बंद करने आई थी, मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने के लिए आई तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। उसके हाथ और पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पर बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के ठीक थोड़ी देर के बाद कल्पना ठीक हो जाती है। राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बलग में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सोया था। मैंने उसको जब देखा तो वो मुझे भी देख रहा था और वो किसी औरत जैसे दिख रहा था। मुझे बेहद डर लग रहा है। राजेश, प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया
और कहा, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, तुम्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊंगा। वो रात कैसे तो कैसे बीत ही गई। सुबह हुई लेकिन कल्पना सोई थी। आज नाश्ता और टिफिन भी राजेश ने खुद से ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ ही एक कॉफी लेकर के उसके बेड पे चला गया। कल्पना अब भी सो रही थी, लेकिन उसके बाद कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। और अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने अपनी तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर पे रुक सकते हो? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। कल्पना ने सिर्फ एक गुजारिश करी। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ था शायद वो तुम्हारा कोई वहम था। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलेंगे हम। राजेश अपने ऑफिस तो चला गया। उसको दूर तक जाते कल्पना निहार रही और आज घर में कुछ करने लायक भी नहीं था। खाना भी राजेश ने बना दिया था। सोचा अब बाहर गार्डन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूं। कल्पना ने दोपहर का खाना खा लिया और गार्डन में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचा ना उसके लिए फैसला लिया। लेकिन ऐसा ही कुछ उसने किताब का दूसरे पन्ने में पलटा तो वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसे किताब में भी दिखा। उसकी लाल आंखें जैसे खून था आंखों में। उसने झट से किताब को दूर फेंका और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उसके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकत एक औरत देख रही थी और वो बाहर आकर कल्पना को आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए आए हो क्या? आवाज सुनकर कल्पना के होश उड़ गए। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के गार्डन के बगल में बनी दीवार के पास आकर बात करने लगी। एक बात कहो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन यह घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली कर दिया। पता नहीं क्यों, यहाँ कोई टिकता भी नहीं है। तुम लोगों ने सब पूछ के ही तो घर लिया होगा ना? उस औरत ने जानकारी देते हुए ये सवाल पूछा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। घर उन्होंने ही तो देखा था। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी ने पति को आवाज लगाई तो वो औरत चली गई। लेकिन कल्पना कुछ सोच में गिर गई। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर के अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लग गई उसे कुछ पता नहीं चला। और जब दरवाजे की घंटी बजी, टन टन टन, वैसे ही कल्पना की नींद खुल गई। वो दरवाजा खोलने गई और दरवाजे पे था राजेश। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई हुई थी। कल्पना ने राजेश के साथ उसका बैग लिया और एक जगह पे रख दी। शाम को घूमकर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में चला गया, जिसे नॉर्मली लोग जाते हैं। तभी बाहर रास्ते से कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देख रहे थे और भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस गया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नजारा देख के उसको चक्कर आने लगे। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देखकर एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पे चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसी सांसें रुक गई थी। यह सब क्या था, ये सोचने का उसके पास समय या मौका नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर गया और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। वो रात भर सोफे पे ही बैठा रहा अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के। लेकिन राजेश के मन में अब भी सैकड़ों सवाल घूम रहे थे।
सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कल्पना बेड पे सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को जब घर आया तो उसने हिम्मत नहीं थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप। खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पे बैठकर सोचता रहा, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए उसने अपना कदम आगे रखा। कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। भयंकर काली डायन बन चुकी थी, जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसे। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से भी लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। तभी कल्पना बाहर आई और बाहर आके दरवाजा खोल के समुंदर के किनारे भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहां। एक पेड़ के पास जमीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहां भाग रहा था, लेकिन उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो बगल की एक आंटी से जाकर मिलता है। उसको राजेश ने कभी नहीं देखा था। मैंने आपको कभी नहीं देखा है, राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ, आंटी ने आगे कहा। मैं तुम दोनों को बार बार भागते हुए देख लिया, तभी मैंने अपनी पहचान के एक तांत्रिक को बुला रखा है। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिया। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज्यादा हो जाता है तो वो तभी घूमती है, और जब अमावस्या हो तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसान शारीरिक खोज रही थी, जिससे वो टकराए आत्मा अपने आप कब्जा कर लेती है और वो उनके खून से अपने प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती है। अभी अमावस्या चल रही है। इन दिनों वो तुम्हारे बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश पूरी तरीके से बहुत डर चुका था। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से कल्पना को बचाने के लिए विनती करने लगा। आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी की जान बचाइए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली से थोड़ा सा राख निकाला। ये शमशान की राख है, हम वहाँ साधन करते हैं, ये उसकी सर पर लगा दो, वो काबू में आ जाएगी। राजेश ने ठीक वैसा ही किया। बहुत जोर से चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसे उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ ही वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो बाहर आ गए। उसको एक काला साया दिखा हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन कल्पना बदल गई। राजेश ने बताया, तांत्रिक घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है, उसको अमर होना है और वो सब मार कर ही दम लेगी। ये बेहद शक्तिशाली है, ये बिल्कुल उसे मार कर रहेगी। उसको तो बांधना मेरे बस की भी बात नहीं है। मैंने अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के ही अंदर बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चली गई। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम से रोने की आवाज़ आई। राजेश, मुझसे प्लीज़ बचाओ, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। कल्पना एकदम से वो शैतानी आवाज़ में बात करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेकर राजेश के सिर पर मार डाला। राजेश बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए ये शैतान ने अपनी चाल चली और कल्पना को लेकर कहीं भाग गया। राजेश को पानी मारकर होश में लाया और गुरुजी ने वह रूम देखा जहाँ पे कल्पना को कैद किया गया था। उनको कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, बेटा समय कम है,
यह साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद कोई नई मनुष्य शरीर मिली है इसे। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना होगा, नहीं तो कयामत आ जाएगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान आए। वहाँ एक हवन जला रखा था। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्र का पाठ चालू कर दिया। रात काली हो गई थी, चांद का भी बिल्कुल कोई नजर नहीं आ रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पे लगा दी। कल्पना शांत हो गई और उसने एक काला साया बाहर से निकला। वो देखने के बाद कल्पना जैसे ही देखी उसे मान लो अब उसने कल्पना का एक रूप ले लिया था। मतलब कि जैसे ही कल्पना के शरीर से एक काला साया निकला वो कल्पना का रूप ले चुका था ऑलरेडी। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हो गया। इतने में वो डरावनी आत्मा अपने चाल चलने लगी और गुरुजी के साथ तांत्रिक को मार डाला और गुरुजी के साथ ही तांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा लेकिन उसके मंत्रों के सामने टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्र वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने लगे गुरुजी। जैसे ही झुके वैसे ही डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। उन्होंने राजेश को इशारे से वो त्रिशूल से साई को खत्म करने के लिए कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा। इतने में वहां पर तरफ से चीखे की आवाज सुनाई दे रही थी, गूंज रही थी से मानो। वो काला साया अब अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, मुकाम पे जाने वाला था। उसको मानव शरीर मिल चुका था समझ लो। वो साया झूम उठा था। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल को उसके अंत करना चाहा लेकिन उसने वहीं त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर गया। जिस त्रिशूल से राजेश भूत को यानी कि उस डायन को मारने वाला था उसी त्रिशूल से राजेश को उस भूत ने ही घायल कर दिया। ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश को मदद करने लगी। अपने पति को वो मारते हुए नहीं देख सकती थी और कैसे देख सकती थी, वो उसकी आखिर वाइफ थी। वो साया और कल्पना आपस में भी भिड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने त्रिशूल उठाया, कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्र वाला त्रिशूल राजेश ने उस खुखार साये के सीने में मार डाला। उसको तड़पता देख राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर भाग गया। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाया था राजेश। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाया और आईने में देखा, सिर्फ कंघी ही दिख रही थी, कल्पना गायब थी। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक कल्पना है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई वीडियो है। तो ऐसी ही कहानी हर रोज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना।